जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। तो मैं हूं मयूर मोगरे और हम लक्ष्मीनाथ किताब जो है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम लक्ष्मीनाथ किताब का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मतलब एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अटॉर्नी जनरल हमने देख लिया है ऑलरेडी। तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर जितने भी वीडियोस हैं पॉलिटी के वो आप देख सकते हो। चैप्टर वाइज हमने कवर किया है। और एंशियंट हिस्ट्री का जो कोर्स है वो भी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट पर जाकर। जितने भी सोर्सेस है एनसीईआरटी या फिर वाजीराम के जो नोट्स है वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके मैंने एंशियंट हिस्ट्री का कोर्स बनाया है, ताकि आपको दूसरे कोई भी जो सोर्सेस है वो रेफर करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपने वो वीडियोस देख लिए तो आपको एंशियंट हिस्ट्री के लिए कोई और वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर एंशियंट हिस्ट्री भी देख सकते हो। बाकी भी जो कोर्सेस है वो भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो मयूर मोगरे नाम से। आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो मयूर मोगरे विदाउट स्पेस। और आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अभी हाल ही में मैंने चैनल बनाया है मयूर मोगरे नाम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो उस पर अगर आपको पीडीएफ चाहिए होंगे ये जो वीडियोस है उसके, तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, और जो करंट अफेयर्स है वो भी मैं उस चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। और रोज के करंट अफेयर्स जो आते हैं और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं प्रीलिम्स के लिए, जो क्वेश्चन चाहिए होते हैं वो भी मैं वहाँ पर शेयर कर दिया करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो के लिए। तो चलिए देखते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो इसे प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं मयूर मोगरे। तो आइए शुरू करते हैं। अब अगर आपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अच्छे से देखा है तो उससे सिमिलर ये है, ये स्टेट के बारे में है, वो सेंटर के बारे में है। तो इस वजह से अगर आप वो अच्छे से देख लिए हो, अगर वो आपको अच्छे से पता है, आपके दिमाग में बैठ चुका है, तो ये समझने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं जाएगी। सब कुछ सेम है। जहाँ प्रेसिडेंट है वहाँ गवर्नर है, इस तरीके से बस काम होता रहता है। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, इसलिए जितना फास्ट हो सके मैं कवर कर लूँगा ताकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उनके बारे में दिया हुआ है, उसी तरीके से एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है उनके भी बारे में दिया हुआ है। तो आर्टिकल क्या है, 165 है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का 176 था। तो 76 एंड 165, ये दो अलग अलग आर्टिकल्स आपको दिमाग में बिठा लेना है। तो 165 ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हमें दिया हुआ है। उसके साथ साथ हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन दी स्टेट है। वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन दी कंट्री, बराबर है। इंडिया इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर थे, जो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अगर कहीं भी फंसती है, उनके ऊपर किसी भी तरीके के केस चलते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो उनके तरफ से डिफेंड करेंगे। यहाँ पर अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन पर अगर किसी भी तरीके का केस कहीं भी चलता है, तो जो एडवोकेट जनरल है वो यहाँ पर उनके बिहाफ में केस लड़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर्स में अपॉइंटमेंट, टेन्योर और रिमूवल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि फंक्शंस जो है, फंक्शंस हमें मोस्ट प्रोबेबली पता ही होते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, इसमें जो अपॉइंटमेंट है, उनका जो टेन्योर है, उनका जो रिमूवल है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर करते हैं, लेकिन रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपको बस ये ध्यान में रखना है। अगर आप चाहो तो मैं कंपेरेटिव वीडियो भी बना के लेके आऊँगा आपके सामने, ताकि उसमें कंपेरेटिवली हम स्टडी करेंगे कि अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, रिमूवल कौन करते हैं, उसका एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा। और जो टेन्योर होता है उसका भी एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा, जितने भी लोग हैं उनका। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर ऐसा मैं एक वीडियो बनाऊँ। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो अपॉइंटमेंट यहाँ पर गवर्नर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेट से रिलेटेड है। यहाँ पर जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है, तो यहाँ पर स्टेट से रिलेटेड है, तो गवर्नर उनकी अपॉइंटमेंट करेंगे। और जो एडवोकेट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, उनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो प्रेसिडेंट करते थे। तो मैं इसलिए आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में बता रहा हूँ, ताकि अगर आपने वीडियो देखा भी है तो भी आपका रिवीजन हो जाएगा इसमें, और आपको एक कंपेरेटिव स्टडी मिल जाएगी। क्योंकि हम जब कंपेरेटिव स्टडी करते हैं तो हमें ज़्यादा याद रहता है, रदर देन अगर हम रोटम घट्टी करते रहे तो। उसके बाद जो गवर्नर है उनकी अपॉइंटमेंट, जो एडवोकेट जनरल है उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो यहाँ पर गवर्नर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर गवर्नर बोल रहे हैं कि ये स्टेट मेरा है और मैं स्टेट का प्रेसिडेंट। क्योंकि जो एडवोकेट जनरल है उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं, अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर इतना एम्फोसिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब कंडीशंस क्या है? अब गवर्नर को अपॉइंट करना है तो किसी को भी अपॉइंट कर लेंगे क्या? तो नहीं, किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। उठे सूठे किसी को भी बोल दिए आज से तू एडवोकेट जनरल, तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं।
तो उसकी भी कुछ कंडीशंस है। तो क्या कंडीशंस है? तो सबसे पहली है कि ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि ट्रम्प को बुला के बोलेंगे ठीक है तू उधर का प्रेसिडेंट तो है, तो यहाँ का एडवोकेट जनरल भी बन जा। तो इस तरह की कंडीशन नहीं हो सकती है। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सिटीजन रहना चाहिए भारत के। उसके साथ साथ ही मस्ट हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स और बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जुडिशियल ऑफिस, कोई भी जुडिशियल ऑफिस जो है वो 10 साल के लिए उन्होंने होल्ड करना चाहिए, और उसी के साथ साथ एडवोकेट रहना चाहिए वो हाई कोर्ट के फॉर 10 ईयर्स। अब ये जो कंडीशन है, जैसा हमने वहाँ देखा था जो अटॉर्नी जनरल थे, ये जो कंडीशन थी वो किससे रिलेटेड थी? जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, उससे रिलेटेड कंडीशंस थी। यहाँ पर जो यहाँ पर कंडीशंस दी हुई है, ये किससे रिलेटेड है? तो जज ऑफ हाई कोर्ट से रिलेटेड है। मतलब इन शॉर्ट अगर मुझे एक सेंटेंस में किसी को बताना है कि गवर्नर किसे अपॉइंट कर सकते हैं एज अ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, तो मैं सीधा एक सेंटेंस में बोल दूंगा कि ही मस्ट क्वालिफाई टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जज के लिए अगर वो क्वालिफाइड है, तो गवर्नर जो है उन्हें एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। अब उनका टर्म क्या है? जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। जैसे टर्म्स क्या है उनकी, तो टर्म फिक्स नहीं है। जैसे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, उनकी भी टर्म जो थी वो फिक्स नहीं थी। उसी तरीके से जो एडवोकेट जनरल है, उनकी भी टर्म यहाँ पर फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब टर्म फिक्स नहीं होती है तो किसी न किसी के प्लेजर के हिसाब से वो काम करते हैं। जब तक वो चाहेंगे तब तक काम करेंगे। तो यहाँ पर जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो थे, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर के हिसाब से काम करते थे। मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक वो वहाँ पर रहेंगे, जब प्रेसिडेंट नहीं चाहेंगे तब वो निकाल दिए जाएंगे। नो प्रोसीजर फॉर रिमूवल सेम एज अटॉर्नी जनरल, यहाँ पर भी एडवोकेट जनरल की जो रिमूवल प्रोसेस है वो नहीं दी हुई है। उसके साथ साथ होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। अब देखिए जो भी इन्हें अपॉइंट करते हैं उनके प्लेजर के हिसाब से इन्हें रहना पड़ेगा, बराबर है। तो यहाँ पर जो हमारे एडवोकेट जनरल है उन्हें अपॉइंट कौन कर रहा है? तो गवर्नर कर रहे हैं। हमारे जो अटॉर्नी जनरल थे उन्हें अपॉइंट कौन कर रहा था? तो प्रेसिडेंट कर रहे थे। अब अटॉर्नी जनरल कब तक रहेंगे? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पर जो एडवोकेट जनरल है वो कब तक रहेंगे? अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं तो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। मे बी रिमूव्ड बाय द गवर्नर एट एनी टाइम सेम एज दैट ऑफ अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट कभी भी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर जो एडवोकेट जनरल है उन्हें गवर्नर जो है वो कभी भी रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर गवर्नर को भी पावर है। उसके साथ क्विट हिज ऑफिस बाय सबमिटिंग हिज रेसिग्नेशन टू द गवर्नर। अब यहाँ पर जो अपना ऑफिस है वो भी क्विट कर सकते हैं, लेकिन उनका जो रेसिग्नेशन लेटर है वो किसे देना पड़ेगा? तो वो गवर्नर को देना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल जो थे उन्हें किन्हें देना पड़ता था? प्रेसिडेंट को देना पड़ता था। एडवोकेट जनरल को किसे देना पड़ता है? तो गवर्नर को देना पड़ता है। उसके साथ साथ कन्वेंशनली ही रिजाइंस व्हेन द गवर्नमेंट रिजाइंस और रिप्लेस एज इज अपॉइंटेड ऑन इट्स एडवाइस। अब देखिए जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके रिकमेंडेशन पर, क्योंकि अब जो भी केसेस है, जो स्टेट गवर्नमेंट की केसेस है वो ये लड़ेंगे, एडवोकेट जनरल लड़ेंगे, बराबर है। तो यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट है उनकी, अगर मेरे ऊपर किसी की केस चल रही है, कोई केस चल रही है, तो मैं अपने हिसाब से सिलेक्ट करूँगा कि मुझे ये वकील चाहिए मेरे लिए, मुझे ये एडवोकेट चाहिए मेरे लिए, मेरी केस लड़ने के लिए। तो उसी तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट उनके रिकमेंडेशन पे अपॉइंटमेंट दिया जाता है, उनके एडवाइस पर रिकमेंडेशन दिया जाता है कि इन्हें अपॉइंट कीजिए, ताकि ये जो है हमारे लिए जो केसेस है वो लड़ेंगे। तो उस तरीके से क्या होगा, अब स्टेट गवर्नमेंट अगर रिज़ाइन करती थी है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिप्लेस हो जाती है किसी भी तरीके से, तो यहाँ पर कन्वेंशनली जो एडवोकेट जनरल है वो भी रिज़ाइन कर देते हैं, क्योंकि नई सरकार आएगी तो उनके हिसाब से नए जो एडवोकेट जनरल है उनके एडवाइस पर नए एडवोकेट जनरल जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे। तो ये कन्वेंशनली होता है, ये ऐसा नहीं है कि करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, कन्वेंशनली ऐसा होता है। जैसा कि अटॉर्नी जनरल के बारे में भी था, अटॉर्नी जनरल जो है वो भी रिज़ाइन करते हैं अगर जो गवर्नमेंट है वो रिज़ाइन करती है या रिप्लेस होती है। तो सेम उसी तरीके से एडवोकेट जनरल जो है वो भी कन्वेंशनली बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि जो यूपीएससी प्रीलिम्स है उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आया था कि स्पीकर जो है वो हमेशा रूलिंग पार्टी का ही होता है, ऐसा क्वेश्चन आया था, तो ये गलत है। कन्वेंशनली ऐसी एक प्रथा बन चुकी है कि जो स्पीकर है वो रूलिंग पार्टी के ही होते हैं, ऐसी एक प्रथा बन चुकी है, ऐसा हमारे संविधान में दिया हुआ नहीं है। उसी तरीके से ऐसा अगर क्वेश्चन आता है कि
अगर गवर्नमेंट रिज़ाइन करती है या रिप्लेस होते हैं तो एडवोकेट जनरल को रिज़ाइन करना ही पड़ेगा, ही मस्ट रिज़ाइन। तो ये गलत है। कन्वेंशनली ही रिज़ाइंस व्हेन द गवर्नमेंट रिज़ाइंस और रिप्लेस एज ही इज़ अपॉइंटेड ऑन इट्स एडवाइस। अब जो उनका रिम्यूनरेशन है वो गवर्नर जो है वो स्पेसिफाई करेंगे, जैसे अटॉर्नी जनरल का प्रेसिडेंट करते थे उस तरीके से यहाँ पर एडवोकेट जनरल का गवर्नर करेंगे। अब ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस क्या है? तो ड्यूटीज़ क्या है? वो एडवाइस देंगे गवर्नमेंट को ऑन स्टेट अपॉन लीगल मैटर्स, जो भी लीगल मैटर्स होते हैं स्टेट के उस पर ये एडवाइस करेंगे, या फिर जो गवर्नर ने जो भी रेफ़र किए हुए हैं उस पर भी ये जो गवर्नमेंट है उसे एडवाइस करेंगे। उसके साथ साथ टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज़ ऑन लीगल कैरेक्टर असाइन टू हिम बाय द गवर्नर। अब गवर्नर ने अगर कोई लीगल कैरेक्टर उन्हें असाइन किया हुआ है तो वो भी उन्हें ड्यूटीज़ जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा, जैसे गवर्नर बोलेंगे उस तरीके से उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा लीगल ड्यूटीज़ पर, लीगल कैरेक्टर पर। टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। अब यहाँ पर जो भी इनके फंक्शंस है वो उन्हें डिस्चार्ज करने पड़ेंगे जिस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है या फिर कोई लॉ के हिसाब से, क्योंकि ये लॉ जो है लॉ ऑफिसर है, तो उस तरीके से एडवोकेट जनरल जो है वो पूरा जो लॉ मैटर है वो संभालते हैं। तो उस तरीके से जितना भी लॉ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहेंगी जो संविधान में दी हुई है या फिर जो भी लॉ से रिलेटेड है वो सारी ड्यूटीज़ जो है इन्हें परफॉर्म करनी पड़ेगी। अब राइट्स, अब इन्हें क्या राइट्स है? तो टेरिटरी ऑफ द स्टेट, जैसे कि जो अटॉर्नी जनरल थे वो टेरिटरी में, जो भारत की टेरिटरी है वहाँ पर कहीं भी किसी भी कोर्ट में ऑडियंस कर सकते थे। उसी तरीके से जो एडवोकेट जनरल है वो किसी भी स्टेट की टेरिटरी में कहीं पर भी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल की टेरिटरी है, तो यहाँ पर की वेस्ट बंगाल की किसी भी टेरिटरी में किसी भी कोर्ट में वो ऑडियंस कर सकते हैं जो एडवोकेट जनरल है वो। राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ दी हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब दोनों जो हाउसेस है स्टेट लेजिस्लेचर के, वहाँ पर अगर कहीं पे एक है तो वहाँ पर एक ही, लेकिन जहाँ पर दो हाउसेस है वहाँ पर दोनों जगह पर ये बोल भी सकते हैं और पार्ट भी ले सकते हैं। अब कहाँ कितने स्टेट्स में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है और कौन कौन से स्टेट्स है, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब यहाँ पर ये दोनों जगह पर पार्ट ले सकते हैं, बोल सकते हैं, या फिर किसी भी कमेटी में जा सकते हैं जहाँ पर उन्हें नामांकन किया गया है, लेकिन यहाँ पर उन्हें वोटिंग का राइट नहीं है, सेम एज दैट ऑफ अटॉर्नी जनरल। उन्हें भी प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते थे, बोल सकते थे, कमेटी में जा सकते थे जहाँ पर उनका नामांकन किया गया है, लेकिन वोट नहीं कर सकते थे। सेम एडवोकेट जनरल भी जो है वो वोट नहीं कर सकते हैं। ऑल प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ आर अवेलेबल टू एमएलए, मतलब जितनी भी एमएलए को जितनी भी प्रिविलेजेस या इम्यूनिटीज़ अवेलेबल रहेगी वो सारी इन्हें एडवोकेट जनरल को भी रहेगी। तो यहाँ पर हमारा जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट ये टॉपिक है ये ख़त्म होता है। इनके बारे में हमने जो भी पढ़ना था वो पढ़ लिया है। तो आप कंपेरेटिव स्टडी अगर करते हो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। जैसा हमने अभी देखा हमारे दो टॉपिक एक साथ हो गए हैं, रिवीजन हो गया है अटॉर्नी जनरल का और एडवोकेट जनरल जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे कंपेरेटिव स्टडी अगर हम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा हमें। तो आप ज़्यादा से शेयर कीजिए वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।